हेलो दोस्तों, उम्मीद आप ठीक होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो बेटा पिछले लेक्चर में हमने परमाणु त्रिज्या के बारे में पढ़ा था कि परमाणु त्रिज्या को कैसे फाइंड आउट करते हैं। साथ में हमने देखा था कि परमाणु त्रिज्या के प्रकार सहसंयोजक त्रिज्या, धात्विक त्रिज्या, वॉन डेर वाल्स त्रिज्या, और हमने परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक भी देखे थे। साथ में हमने पढ़ा था इसका क्रमिक परिवर्तन के ग्रुप में कैसे परमाणु त्रिज्या चेंज होती है, आवर्त में कैसे चेंज होती है। इन सबको हमने बेटा डिस्कस करा था पिछले लेक्चर में। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो ऊपर लिंक दे दिया गया है, वो जाकर लेक्चर देख सकते हैं। इंपोर्टेंट लेक्चर है और आज का जो लेक्चर होगा वो उसी से रिलेटेड होगा, क्योंकि ये आयनिक त्रिज्या है, वो परमाणु त्रिज्या थी, तो उसी से रिलेटेड होने वाला है। तो इसलिए आपको वो लेक्चर जरूर देखना चाहिए और मोस्ट इंपोर्टेंट भी। अगर मैं बात करूं आयनिक त्रिज्या की, तो आज का लेक्चर वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। क्यों इंपोर्टेंट होगा? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चाहे आप क्लास 11th की बात करो तो भी यहाँ से क्वेश्चंस आता है, चाहे आप नीट, जेईई मेंस या कोई भी कंपटीशन लेवल की बात करो तो यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं कहूँ तो अगर नीट की मैं बात करूँ तो बेटा 2024 में आया, 2023 में आया, 21 में आया, 15 में आया, 14 में, बहुत बार इस टॉपिक पे क्वेश्चंस आए हैं। तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम नीट के क्वेश्चंस भी इस लेक्चर के अंदर देखेंगे, हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी देखेंगे, साथ में इन टॉपिकों को भी डिस्कस करेंगे। कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि भाई आयनिक त्रिज्या क्या होती है। साथ में हम बात करें अगर मेरे पास कोई सम इलेक्ट्रॉनिक आयन है तो उसकी त्रिज्या कैसे हम बताएंगे, किसका आकार बड़ा होगा, किसका आकार छोटा होगा, इन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नया वीडियो आपको टाइम पर मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। तो हम बात करें आयनिक त्रिज्या के बारे में। किसके बारे में बेटा? आयनिक त्रिज्या, आयनिक रेडियाई के बारे में। लेकिन आयनिक रेडियाई पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले आयंस के बारे में पता हो। मतलब मेरे पास कोई एक्स परमाणु है, ये कोई उदासीन परमाणु है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है बेटा, उदासीन परमाणु है। अब किसी परमाणु को हम उदासीन कहते हैं किस बेसिस पर, किस आधार पर हम कहते हैं कि ये उदासीन? तो हम कहते हैं बेटा कि इसके अंदर जो प्रोटॉन है वो बराबर है इलेक्ट्रॉन के, यानी कि जितने प्रोटॉन है उतने इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है बेटा? पॉजिटिव चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। मतलब जितना प्लस आवेश है उतना ही माइनस आवेश है। तो मैं कह सकता हूं कि ये मेरे पास जो एटम है एक्स वो उदासीन है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। अब आयंस कब बनते हैं? जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। इलेक्ट्रॉन को त्यागने से या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने से वो आयंस में कन्वर्ट होगा। मतलब मैंने कहा ये जो एक्स एटम है इसने भाई साहब ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी ग्रहण कर सकते हैं, हम फिलहाल एक इलेक्ट्रॉन मानते। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करा तो मेरे पास जो एक्स है ओवरऑल अगर आप देखोगे बेटा, ध्यान सुनना, मेरे पास जो एक्स है, अब चूंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, पहले जितने प्रोटॉन थे उतने ही इलेक्ट्रॉन थे, अब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई होगी। तो अब मैं कहूंगा बेटा, अब मैं कहूंगा मेरे पास जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं है। क्या है बेटा? प्रोटॉन कम है और इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। कितने ज्यादा है? जितने उसने ग्रहण करे, एक ज्यादा है। अब मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? नेगेटिव। इसलिए मैं कहूंगा कि इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और चूंकि इस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है इसलिए इस आयन को हम क्या बोलेंगे? ऋणावेशित आयन। क्या बोलेंगे बेटा? ऋणावेशित आयन। समझ भाई बात? तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से उस पर कैसा आवेश आ जाता है? नेगेटिव आवेश आ जाता है। और चूंकि उस पर नेगेटिव आवेश आ रहा है इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? ऋणावेशित आयन कहेंगे। जितने वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता जाएगा उतना ही उस पर माइनस बढ़ता जाएगा। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो एक माइनस बढ़ेगा, दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो दो माइनस बढ़ेगा, तीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो तीन माइनस बढ़ेगा। राइट। अब मान लीजिए बेटा ये जो मेरे पास एक्स है, यहां से अगर मैं इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं मैं इसमें से। अब चूंकि यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं मैं, तो इलेक्ट्रॉन के निकलने से इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। तो मैं कहूंगा भाई इसमें जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं है। क्या है जी भाई? भाई प्रोटॉन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से।
कितने प्रोटॉन ज्यादा है बेटा, अगर आप देखो तो जितने उसने इलेक्ट्रॉन त्यागे उतने प्रोटॉन बढ़ जाएंगे। मान लीजिए मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन थे, 10 प्रोटॉन थे, अब मैंने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो 9 इलेक्ट्रॉन बच गए, 10 प्रोटॉन बच गए। ले सकते हो आप इसमें, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी 10 और इलेक्ट्रॉन भी 10 है। अब यहां पर क्या हो गया बेटा, यहां पर मेरे पास प्रोटॉन 10 रह गए लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 11 हो गए। तो 10 प्रोटॉन 10 प्लस को 10 माइनस उदासीन करेगा तो एक माइनस तो बच जाएगा, इसलिए एक माइनस आ गया। यहां पर मेरे पास बेटा क्या है, प्रोटॉन तो 10 ही रह गए लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा, इलेक्ट्रॉन 9 रह गए, इलेक्ट्रॉन 9 रह गए। तो 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन को उदासीन करेंगे बट एक तो रह जाएगा, इसलिए इस पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। और चूंकि पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो इसलिए मैं इसको क्या कहूंगा, धनावेशित आयन। क्या कहूंगा बेटा इसको मैं, धनावेशित आयन। तो ये मेरा धनावेशित आयन, ये मेरा ऋणावेशित आयन। धनावेशित में प्रोटॉन ज्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। ऋणावेशित में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, धनावेश कम होते हैं। बात समझ में आ गई होगी। तो जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो इलेक्ट्रॉन त्यागने या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से क्या होगा, वो आयंस में कन्वर्ट होगा, वो उदासीन नहीं रहेगा, वो आयनाइज हो जाएगा, वो आयनों में कन्वर्ट हो जाएगा। और वो कैसा आयनों में कन्वर्ट होगा, या तो ऋणावेशित होगा या फिर वो धनावेशित होगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है तो ऋणावेशित होगा और अगर वो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो फिर धनावेशित होगा। बात समझ में आ गई होगी आपको, बहुत अच्छा। अब जैसे बेटा यहां पर आप देखोगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर है, लेकिन यहां पर मेरे पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर नहीं है। तो इसके लिए ये बात दिमाग में डाल लो कि मेरे पास जो प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है, नाभिकीय आवेश, जो प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है वो बेटा हमारे पास ऐसा बोल सकते हो समानुपाती होता है जेड अपॉन ई के, जेड अपॉन ई के, या जेड अपॉन ई कह दो या फिर आप कह दो पी अपॉन ई के। जेड का मतलब बेटा परमाणु क्रमांक और परमाणु क्रमांक ही प्रोटॉन की संख्या है। परमाणु क्रमांक क्या है, प्रोटॉन की संख्या। तो जेड कह दो या पी कह दो, बात एक ही। ये है मेरे पास। अब इसको थोड़ा समझना है क्योंकि सारा खेल आज इसी के ऊपर चलेगा। समझना यह है कि प्रोटॉन जितने ज्यादा होंगे नाभिक का आकर्षण उतना ज्यादा होगा, प्रोटॉन जितने कम होंगे नाभिक का आकर्षण उतना कम होगा। तो मैं शॉर्ट फॉर्म में बोल रहा हूं जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्ट। तो मैं कह रहा हूं बेटा जेड इफेक्टिव बढ़ेगा जब प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी और इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटेगी। अगर इलेक्ट्रॉन संख्या कम कर दूं, भाई इलेक्ट्रॉन के तो व्युत्क्रमानुपाती है ना, तो अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटेगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बेटा अगर घटेगी तो भी जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, अगर प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी तो भी जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। दूसरा बेटा जेड इफेक्टिव घटेगा अगर प्रोटॉनों की संख्या घटेगी, प्रोटॉनों की संख्या अगर घटेगी तो जेड इफेक्टिव भी घटेगा, और अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो भी जेड इफेक्टिव घटेगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर बढ़ रही है तो जेड इफेक्टिव घट रहा है। तो ये दो बातें आज के लेक्चर के लिए अनमोल है। ये दो बातें, ये दो बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारा खेल चलेगा प्रभावी नाभिकीय आवेश का, जेड इफेक्टिव का। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर हम बात करते हैं परमाणु त्रिज्या की, कि परमाणु आयनिक त्रिज्या की, आयनिक त्रिज्या की, कि आयनिक त्रिज्या क्या होती है। अब हमने बेटा आयंस के बारे में बात कर ली तो आयनिक त्रिज्या के बारे में भी बात कर लेते हैं। अब जब हम आयनिक त्रिज्या की बात करते हैं तो जैसे परमाणु त्रिज्या हमने देखी थी सेम ऐसे ही मान के चले हमारी आयनिक त्रिज्या को। मेरे पास ये कोई आयंस है, ये कोई आयन है, हो सकता है नेगेटिव, हो सकता है पॉजिटिव, हो सकता है बेटा ये पॉजिटिव आयन है फिलहाल। तो अब आयनिक त्रिज्या क्या होती है, किसी भी आयन के नाभिक, किसी भी आयन के बेटा नाभिक तथा बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड यानी कि इलेक्ट्रॉन का क्षेत्र, एरिया, इलेक्ट्रॉन का एरिया के बीच की जो दूरी होगी, यानी कि मैं ऐसा बोल सकता हूं कि किसी भी
आयन का जो नाभिक होगा, किसी भी आयन का जो नाभिक होगा, उसका नाभिक का जो प्रभावी नाभिक आवेश है, जेड इफेक्टिव है, वो बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर जहां तक प्रभाव डालता है, जहां तक भी प्रभाव डालता है, वो उसके बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे? आयनिक त्रिज्या कहेंगे। थोड़ा कम समझ में आ सकती है, लेकिन थोड़ा फील करोगे तो समझ में आ जाएगी। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस मैंने बताई थी फिक्स नहीं है, इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि किसी भी आयन का जो जेड इफेक्टिव है, जिसे हम प्रभावी नाभिक आवेश बोलते हैं, वो बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर जहां तक भी प्रभाव डालता है, जहां तक भी मतलब नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन लग रहा है, जहां तक भी लग रहा है, उसी अट्रैक्शन के उसी डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं बेटा? आयनिक त्रिज्या कहते हैं। अब जो आयनिक त्रिज्या होती है, नॉर्मली बेटा जो आयनिक त्रिज्या होती है, मैं अगर बात करूं, उसे इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन के थ्रू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं आयनिक त्रिज्या को? आयनिक त्रिज्या को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? मान लीजिए मेरे पास एक केटायन है और ये मेरा एक एनायन है, ये रहा। इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन के थ्रू बेटा क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन के थ्रू बेटा क्या होगा कि इस एनायन और इस केटायन के जो केटायन है, इसके निकटतम जो एनायन होगा, जो एनायन है इसके निकटतम जो केटायन होगा, उसके बीच की डिस्टेंस निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन के थ्रू हमें पता चल जाएगा बड़ी आसानी से केटायन और एनायन के बीच की दूरी। और ये जो केटायन और एनायन के बीच की दूरी है, जिसे मैं डी कह रहा हूं, ये पता चल जाएगा। और ये दूरी बराबर होगी आर प्लस आर माइनस के, आर प्लस और प्लस आर माइनस के। आर प्लस क्या है बेटा? आर प्लस क्या है? आर प्लस क्या है? आर प्लस है हमारे पास धनायन की त्रिज्या, धनायन की त्रिज्या। ध्यान से सुनना बेटा, आर प्लस क्या है? धनायन की त्रिज्या। और आर माइनस क्या है? ऋणायन की त्रिज्या, ऋणायन की त्रिज्या। यानी मैं बोल सकता हूं बेटा कि मुझे एक केटायन और एक एनायन के बीच की दूरी पता होगी, डी पता होगी। जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूं NaCl। तो NaCl में बेटा मेरे पास कोई NaCl क्रिस्टल है। अब इस क्रिस्टल के अंदर एक Na प्लस होगा और एक Cl माइनस। मान लीजिए Na प्लस है और ये हमारा Cl माइनस। तो इनके बीच जो दूरी होगी, इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी, वो तो फिक्स होगी। NaCl के बीच की दूरी तो हम निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन के थ्रू, इलेक्ट्रॉन विवर्तन के थ्रू, राइट। तो ये एक मुझे डिस्टेंस पता होगी। और मैं अगर कहूं कि NaCl के बीच की दूरी, फिर ये कितनी होती है बेटा? 276 pm। कितनी होती है बेटा? 276 pm, 276 pm, इतनी होती है। ये दूरी पता है। अगर मुझे डी पता है और किसी एक आयन की त्रिज्या पता है, जैसे मुझे Na प्लस की त्रिज्या पता है, Na प्लस की त्रिज्या होती है 95 pm। तो अगर मेरे पास इन आयनों के बीच की दूरी पता हो और किसी एक आयन की त्रिज्या पता हो, तो दूसरे आयन की त्रिज्या हम ज्ञात कर सकते हैं। तो दूसरे आयन की त्रिज्या फिर हम ज्ञात कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। तो यहां पर यही है कि मेरे पास डी मुझे पता है कि 276 pm है बेटा। Na प्लस अगर मैं कहूं तो Na प्लस की त्रिज्या हमारे पास कितनी होती है? 95 pm। तो फिर मैं क्या निकाल सकता हूं? RCl माइनस निकाल सकता हूं। तो जो RCl माइनस है वो कितना आएगा बेटा? 276 में से 95 घटा दो, 95 घटा दो, तो RCl माइनस हमारा आएगा बेटा 181 pm। Cl माइनस की रेडियस कितनी हो जाएगी बेटा? 181 pm, 181 pm। तो इस तरीके से आप किसी भी क्रिस्टल की रेडियस निकाल सकते हो, आयनिक रेडियस। डी तो हमें इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन के थ्रू पता चल जाएगा। तो उन आयनों की त्रिज्या भी फाइंड आउट की जा सकती है। किसके बेसिस पर बेटा? अगर मुझे एक आयन की त्रिज्या पता चल रहा है तो दूसरे आयन की त्रिज्या हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू। क्लियर है बात? बहुत अच्छे, आगे चलते हैं। अब अगर मैं यहां पर बात करूं बेटा, ध्यान से सुनना, धनायन की त्रिज्या की। किसकी? धनायन की त्रिज्या की, धनायन की त्रिज्या। तो अच्छे से सुनना इस बात को, धनायन की त्रिज्या। मेरे पास मान लीजिए एक सोडियम का एटम है, एक Na का एटम है, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 11। पहली कक्षा में तो दूसरी में 8, तीसरी में 1। चलिए हम बात कर लेते हैं। मेरे पास ये न्यूक्लियस है, ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा,
और ये हमारे पास तीसरी कक्षा। अब हम जानते हैं बेटा, अगर ये मेरे पास ये सोडियम एटम है तो मेरे पास नाभिक और बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी हमारी परमाणु त्रिज्या कहलाती है। ये बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की दूरी हमारी क्या कहलाती है? परमाणु त्रिज्या कहलाती है। पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था इस बार। इससे पहली कक्षा में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन है ये, और इससे पहली कक्षा में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है बात? अब जब मैंने यहां पर साइज देखा और इसका साइज निकाला तो RNA जो आया वो आया बेटा 186 pm, 186 pm। तो जो सोडियम की त्रिज्या है वो कितनी है? सोडियम हमारे पास एक परमाणु है, ये आयन नहीं है बेटा, ये एक परमाणु है, सोडियम परमाणु। कितनी है बेटा हमारे पास? 186 pm। अब मुझे इसको आयन में कन्वर्ट करना है, और जब सोडियम आयन में कन्वर्ट होगा तो एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर होगा, एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर होगा। और जैसे उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन, लास्ट वाली कक्षा का एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तो अब तो बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन बचे बेटा। अब कितनी कक्षा हो गई हमारे पास? आप देख सकते हो अब कितनी कक्षा हो गई। ये न्यूक्लियस है, ये पहली कक्षा और ये दूसरी कक्षा। ये मेरे पास न्यूक्लियस है बेटा। तो अब अगर यहां पर आप देखो तो मेरे पास इनमें से कोई भी लास्ट इलेक्ट्रॉन मान लीजिए ये लास्ट इलेक्ट्रॉन है, तो यही मान लेते हैं हम, 10वां इलेक्ट्रॉन यही है, और इससे पहले हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब मेरे पास जो RNA प्लस होगा उसकी रेडियस अभी मैंने बताई थी आपको, कितनी आ जाएगी? 95 pm। कहने का मतलब यह है कि मेरे पास जो मूल परमाणु होता है, जो मूल परमाणु होता है जिसे मैं जनक परमाणु बोल सकता हूं या पेरेंट एटम बोल सकता हूं, जनक परमाणु, जनक परमाणु या मूल परमाणु, मूल परमाणु, उसकी त्रिज्या आप देख सकते हो बेटा बड़ी है उसके आयन से। यानी कि जो हमारे पास जो धनायन है Na प्लस है, उसकी त्रिज्या छोटी है किससे? उसके मूल परमाणु से। यानी कि RNA की जो त्रिज्या है वो ज्यादा है बेटा RNA प्लस। साइज किसका बड़ा है? आप देख सकते हो बेटा, आकार किसका बड़ा है? Na का आकार बड़ा है किससे? Na प्लस। आप देख सकते हो, साफ साफ दिख रहा होगा Na का आकार कितना है। Na का जो साइज है वो 186 pm है, और हमारे पास Na प्लस कितना है? 95 pm है। आप आराम से देख सकते हो, समझ में आ रही है बात? तो मैं बोल सकता हूं बेटा कि हमारे पास जो धनायन का आकार होता है वो अपने मूल परमाणु से या अपने जनक परमाणु से छोटा होता है हमेशा, हमेशा। अब मैं बात करता हूं कि धनायन, जब कोई धनायन बनता है तो आपको पता है कि बाहरी कक्षा समाप्त हो जाती है। आपने देखा होगा ये कक्षा क्या हो गई? खत्म हो गई। 2 कक्षा रह गई, 3 थी, तो बाहरी कक्षा समाप्त हो जाती है। जब बाहरी कक्षा समाप्त हो गई तो अब इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास आ गए, और जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास आएंगे तो इन इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? नाभिक का आकर्षण। चेक करो, Z इफेक्टिव बराबर बताया था मैंने, या समानुपाती बताया था मैंने बेटा, किसके? P/E के। चेक करो, यहां पर मेरे पास प्रोटॉन कितने हैं? 11। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11। लेकिन जब यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो भाई प्रोटॉन तो 11 ही बचे। प्रोटॉन थोड़े निकाला तो इलेक्ट्रॉन, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने बचे बेटा? हमारे पास 10। अब मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन घट रहा है, इलेक्ट्रॉन में कमी हो रही है। चेक करो बेटा, कहां? ये रहा, देखो इलेक्ट्रॉन घट रहे हैं, प्रोटॉन बढ़ रहे हैं। प्रोटॉन वहां पर हमारे पास धनायन में इलेक्ट्रॉन 10 है और प्रोटॉन 11 है। पहले इलेक्ट्रॉन 11 थे, प्रोटॉन भी 11 थे। अब बेटा हमारे पास जब धनायन बन गया तो इलेक्ट्रॉन घट गए, प्रोटॉन बढ़ गए। अगर प्रोटॉन बढ़ेंगे और इलेक्ट्रॉन घटेंगे तो फिर Z इफेक्टिव बढ़ेगा, और अगर Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो फिर क्या होगा? नाभिक का इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बढ़ जाएगा, जिस कारण नाभिक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा, और जब वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो साइज छोटा हो जाएगा। साइज क्या हो जाएगा बेटा? छोटा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। समझ में आई बात? अब एक और सुनो बात आगे। जैसे जैसे Na से आप इलेक्ट्रॉन निकालते जाओगे
जैसे जैसे Na से इलेक्ट्रॉन निकालते जाओगे, मैं बोल रहा हूं निकालते जाओगे, वैसे वैसे बेटा इसका आकार छोटा होता जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालने से प्रोटॉन तो सेम है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या कंटिन्यू घटती जाएगी, और अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटेगी तो फिर Z इफेक्टिव बढ़ता जाएगा, और अगर Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, जिससे साइज छोटा होता जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि धनायन का जो आकार है वो हमेशा छोटा होना है, और जितना ज्यादा उस पर पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा उसका आकार उतना ही छोटा होता जाएगा। अगर मैं इनके आकार के ऑर्डर में इनको अरेंज करूं बेटा, आकार के ऑर्डर में अरेंज करूं, तो फिर आर का आकार बड़ा होगा RNA+ से, और RNA+ का आकार बड़ा होगा RNA++ से। फॉर एग्जाम्पल मुझसे अगर कोई कहता है कि Na और Na+ में, Mg और Mg+ में किसका आकार बड़ा है, अगर मुझसे कोई कहता है Mg डाई पॉजिटिव, तो सिंपली आप बता सकते हो कि भाई Na का आकार बड़ा होगा किससे, Na+। फिर यहां पर भी बता सकते हो कि जी Mg का आकार बड़ा होगा Mg डाई पॉजिटिव। बहुत आसान था, बहुत आसान था या नहीं था, जल्दी बताओ। बिल्कुल भाई, जैसे धनायन बनेगा उसका आकार छोटा होगा, रीजन बताया क्योंकि Z इफेक्टिव बढ़ जाएगा, Z इफेक्टिव बढ़ेगा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, जिससे साइज छोटा होगा, सिंपल सी बात है। अब अगर मैं इन्हीं को ऑर्डर में अरेंज करूं चारों को, कि भाई चारों को ऑर्डर बताओ किसका आकार बड़ा है किसका आकार छोटा है, अभी बताते हैं। मैंने आपसे कहा था पिछले लेक्चर में कि जब हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं, आवर्त में कहां से बेटा, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं चलते हैं, तो फिर आकार घटता है, आकार घटता है, क्योंकि जब मैं बाएं से दाएं चल रहा हूं, सेम फिनोमिना भाई, सेम, बिल्कुल सेम। मान लीजिए मेरे पास अभी यहीं पे बात करें ना, सोडियम और मैग्नीशियम, सोडियम इधर आता है और मैग्नीशियम उधर आता है। यहां पर अगर मैं बात करूं तो मेरे पास यहां पर आप देखोगे परमाणु क्रमांक 11 है, इसमें परमाणु क्रमांक 12 है। तो यहां पर देखोगे आप, इसमें प्रोटॉन हमारे कितने बेटा, इसमें प्रोटॉन हमारे कितने, 11 है, इसमें प्रोटॉन हमारे कितने, 12 है। प्रोटॉन 11, प्रोटॉन 12, तो प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन तो सेम है, यहां भी 11 और यहां भी इलेक्ट्रॉन 12, इलेक्ट्रॉन सेम। तो प्रोटॉनों की अगर संख्या बढ़ेगी, ध्यान से देखो बेटा, प्रोटॉनों की संख्या अगर बढ़ेगी तो प्रोटॉनों की संख्या बढ़ने से क्या होगा, उसका Z इफेक्टिव बढ़ेगा, ज्यादा इफेक्ट। आप कहोगे सर इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी तो बढ़ रही है। ओ भाई, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सोडियम में भी 3 कक्षा है, मैग्नीशियम में भी 3 कक्षा है, इस इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण है, इस पर भी नाभिक का आकर्षण है, कक्षा सेम है, साइज सेम है, मतलब अगर ओवरऑल देखें 3 ही कक्षा है, 3 ही कक्षा है। लेकिन यहाँ पर प्रोटॉन 11 है और यहाँ पर प्रोटॉन 12 है, तो अब बताओ ज्यादा प्रोटॉन का है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा का है। नाभिक के अंदर 12 पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नाभिक के अंदर 11 पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ 12 से इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है, यहाँ 11 से खींच रहा है, जाहिर सी बात है 12 वाला ज्यादा खींचेगा। अगर ज्यादा खींचेगा तो साइज छोटा होगा, कम खींचेगा तो साइज बड़ा होगा। तो सिंपल सी बात है कि जब मैं किसी आवर्त में चलता हूं तो हमारे पास क्या होता है, आकार बेटा घटता है, और जब मैं ऊपर से नीचे की ओर चलता हूं तो फिर आकार बढ़ता है, आकार बढ़ता है। कैसे भाई, आपसे अगर कोई कहता है लिथियम और सोडियम में बताओ किसका आकार बड़ा है, तो लिथियम हमारे पास 2 कक्षा रखता है, जबकि सोडियम हमारे पास 3 कक्षा रखता है। तो सिंपली आप देख सकते हो किसका आकार बड़ा है, सिंपली देख सकते हो किसका आकार बड़ा है। तो जैसे ऊपर से नीचे चलेंगे आकार बढ़ेगा, आवर्त में चलेंगे तो आकार घटेगा। चलिए, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, अब मुझे बताओ कि सोडियम और मैग्नीशियम में, इन दोनों में, इसमें और इसमें किसका आकार बड़ा है, Na का आकार बड़ा है, Mg का आकार छोटा है। ये बात समझ में आ गई होगी। अब आप जानते हो कि Na का आकार बड़ा है किससे, Na+ से। किससे बड़ा है बेटा, Na+ से। अब ये बात भी आपको पता है कि धनायन का आकार छोटा होता है, उसके धनायन का आकार छोटा होता है। अब मैं बात करूंगा इसका आकार बड़ा है Mg से। चलिए भाई, Na का आकार बड़ा है Mg से, अब धनायन आ गया, इस पे 1+, तो फिर इसका आकार क्या होगा बेटा, बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा, Mg डाई पॉजिटिव से। पॉजिटिव वैल्यू जितनी बढ़ती जाएगी
उसका जेड इफेक्टिव बढ़ता जाएगा। आप नॉर्मली देख सकते हो यहां पर बेटा जेड इफेक्टिव की अगर हम बात करेंगे तो यहां इलेक्ट्रॉन दो कम हुए, इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा कम होते जाएंगे यानी कि जितना ज्यादा पॉजिटिव आता जाएगा इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा, इसलिए साइज उतना ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा, घट जाएगा। इसलिए जितना ज्यादा धनायन बढ़ता जाएगा, धनायन बढ़ने से क्या होगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो उसका साइज घट जाएगा। तो Na प्लस और Mg प्लस में साइज किसका बेटा बड़ा होगा, Na प्लस का, Mg प्लस का साइज छोटा होगा। इन दोनों में अगर बात करें Mg में और Na में, तो जाहिर सी बात इस पर धनावेश है तो इसका साइज छोटा होगा, इसका साइज बड़ा होगा, और इन दोनों में इसका साइज बड़ा होगा। तो इस तरीके से आप अरेंज कर सकते हो कि सबसे बड़ा आकार तो सोडियम का होगा, सबसे छोटा आकार Mg डाई पॉजिटिव का होगा। क्लियर बात बेटा, बहुत बड़ी। तो ये धनायन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं ऋणायन की त्रिज्या। ऋणायन की त्रिज्या, ऋणायन की त्रिज्या, अगर मैं ऋणायन की त्रिज्या की बात करूं तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास जब ऋणायन बनता कब है, जब कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और उस पर नेगेटिव आता है। तो मेरे पास Cl है, सपोज दैट Cl है, Cl का एटॉमिक नंबर है बेटा 17, तो 2 8 7, तीन ही कक्षा है, 1 2 3, तीन ही कक्षा है बेटा, ये Cl परमाणु है। अब यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन ये, इसके बीच की दूरी हमारे पास क्या होगी, इसकी परमाणु त्रिज्या होगी। लेकिन जब हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन आता है, जब एक इलेक्ट्रॉन आता है तो इलेक्ट्रॉन आने से क्या होगा, मान लीजिए मेरा ये इलेक्ट्रॉन आ गया, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन आ गया बेटा, तो इलेक्ट्रॉन आने से क्या होगा, ध्यान सुना, इलेक्ट्रॉन बढ़ने से क्या होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है, जो बड़ा है, वो इन इलेक्ट्रॉनों पर क्या लगाने लगेगा, प्रतिकर्षण लगाने लगेगा। और जब ये प्रतिकर्षण लगाएगा तो फिर इस इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण कम हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे पास जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, ध्यान से सुनो बेटा, यहां मेरे पास अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें 17 है, प्रोटॉन की बात करें 17 है, बट अगर मैं बात करूं Cl माइनस की, तो यहां इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 18 हो गए और प्रोटॉन की बात करें तो 17। और आपको मैंने बताया था जेड इफेक्टिव के बारे में कि भाई जेड इफेक्टिव जो है P अपॉन E के समानुपाती है। अगर मेरे पास बेटा इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो जेड इफेक्टिव घटेगा, और अगर बेटा प्रोटॉन बढ़ेंगे तो फिर जेड इफेक्टिव घटेगा, सॉरी प्रोटॉन बढ़ेंगे तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। तो ध्यान सुनो, प्रोटॉन तो कांस्टेंट है, जितने प्रोटॉन यहां है उतने ही प्रोटॉन यहां है, प्रोटॉन कांस्टेंट है। लेकिन कौन बढ़ रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है, और अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो फिर जेड इफेक्टिव क्या होगा, हमारा घटेगा। प्रोटॉन कांस्टेंट है। तो आने वाला इलेक्ट्रॉन, जो 18वां इलेक्ट्रॉन आया, वो आने वाला इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉनों पर क्या डालेगा, प्रतिकर्षण डालेगा, और प्रतिकर्षण बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ेगा, तो बढ़ने से क्या होगा, नाभिक का आकर्षण घटेगा, जेड इफेक्टिव घटेगा, और जेड इफेक्टिव घट रहा है तो इसलिए साइज क्या होगा, क्योंकि प्रतिकर्षित कर रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन दूर दूर जाएंगे, इसलिए साइज क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा। तो ऋणायन का साइज, ध्यान रखना बेटा, ऋणायन का साइज अपने मूल परमाणु से या जनक परमाणु से हमेशा बड़ा होगा। ऋणायन का आकार अपने जनक परमाणु से, जनक परमाणु से यानी कि पेरेंट एटम से हमेशा बड़ा होता है, हमेशा बड़ा होता है। धनायन का आकार छोटा होता है अपने जनक परमाणु से, जबकि ऋणायन का आकार बड़ा होता है अपने जनक परमाणु से। तो अगर मैं बात करूं RCl की, तो RCl का साइज छोटा होगा RCl माइनस, और जैसे जैसे बेटा वही माइनस बढ़ता जाएगा, यानी कि जैसे जैसे वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते जाएंगे, तो वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण भी बढ़ेगा और नाभिक का आकर्षण घट जाएगा। नाभिक का आकर्षण घटेगा तो फिर क्या होगा बेटा, आकार बढ़ता जाएगा। इसका मतलब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, जैसे जैसे माइनस बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे हम बोल सकते हैं कि आकार बढ़ता जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं बेटा, जैसे जैसे
जैसे जैसे जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो, या फिर ऋणायन की मात्रा बढ़ती है, ऋणायन की मात्रा बढ़ती है, बढ़ती है, वैसे वैसे आकार बढ़ता है, वैसे वैसे आकार बढ़ता है। रीजन आपको पता है, जेड इफेक्टिव घट जाएगा, आकार बढ़ता है। मतलब मैं कहूं मेरे पास O डाई नेगेटिव है, O नेगेटिव है, O है, तो जैसे जैसे नेगेटिव बढ़ेगा वैसे वैसे उसका आकार बढ़ेगा। और मैं कहूं कि मुझे बताओ सबसे बड़ा आकार किसका है, तो ऑब्वियसली जिस पे जितना ज्यादा माइनस होगा उसका आकार उतना ज्यादा होगा, इस पे ज्यादा माइनस है तो आकार बड़ा है, O माइनस और O माइनस का बड़ा है O से। तो जैसे जैसे बेटा माइनस बढ़ता जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे क्या होगा, आकार बढ़ेगा। तो अगर मेरे पास दो स्पीशीज है, एक F माइनस और एक O डाई नेगेटिव, इसमें अगर देखो तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा, इसमें इलेक्ट्रॉन है 10, इसमें अगर प्रोटॉन देखो तो इसमें प्रोटॉन है 9, क्योंकि परमाणु क्रमांक 9 है। अब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो पहले प्रोटॉन भी 9 थे, इलेक्ट्रॉन भी 9 थे, एक ग्रहण कर लिया तो इलेक्ट्रॉन 10 हो गए, प्रोटॉन 9 ही रहे। यहां पर अगर आप देखो तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10, लेकिन अगर प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन कितने, 8। कैसे कि भाई परमाणु क्रमांक ऑक्सीजन का 8 होता है, तो पहले प्रोटॉन भी 8 थे और इलेक्ट्रॉन भी 8 थे, लेकिन जब इसमें 2 माइनस आ गए, 2 माइनस आने से क्या होगा, इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे होंगे, तो इसका मतलब प्रोटॉन तो 8 ही रहे, बट इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10। अब भाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो जेड इफेक्टिव तो घटेगा ही, और जेड इफेक्टिव घटेगा तो साइज बढ़ जाएगा। तो दोनों में देखो इलेक्ट्रॉन तो कांस्टेंट है, तो जैसे जैसे प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है, जैसे प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है जेड इफेक्टिव बढ़ता है, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज घट जाएगा। तो साइज किसका कम होगा, एफ नेगेटिव का, एफ नेगेटिव का साइज कम होगा तो ओ डाई नेगेटिव का बढ़ जाएगा। इसका मतलब जैसे जैसे नेगेटिव बढ़ता जाएगा वैसे वैसे नाभिक का आकर्षण घटेगा और साइज बढ़ेगा। तो ओ डाई नेगेटिव का साइज बड़ा होगा किससे बेटा, एफ नेगेटिव से, एफ नेगेटिव से। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से, ये बात भी अच्छे से क्लियर हो गई होगी आपकी, सही है। अब बात करते हैं बेटा हम सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की, सम इलेक्ट्रॉनिक परमाणु, सॉरी सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज ही ले लेते हैं, या आयन या त्रिज्या, जो भी आप बोल सकते, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, सम इलेक्ट्रॉनिक त्रिज्या। सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज किसे कहते हैं, वे स्पीशीज जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान, जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान, समान, और जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी उन्हें बोलेंगे हम, हाँ क्या बोलेंगे बेटा, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। पता भी चल रहा होगा सम इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान। सम इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में, या सम इलेक्ट्रॉनिक त्रिज्या, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, सम इलेक्ट्रॉनिक त्रिज्या लिख लेते हैं। अगर सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की त्रिज्या की बात करें तो सम इलेक्ट्रॉनिक त्रिज्या का क्रम परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ, बढ़ने के साथ, जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ घटता है। जैसे अगर कोई सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है और उसका परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है तो फिर उसका क्या होगा बेटा, आकार घटेगा। जैसे अभी हमने यहां पर देखा तो इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, एफ नेगेटिव और ओ डाई नेगेटिव में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। आप देख सकते हो अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है तो ये हमारे क्या बेटा, सम इलेक्ट्रॉनिक है, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। और अगर ये सम इलेक्ट्रॉनिक है तो इनका जो परमाणु क्रमांक है जैसे जैसे बढ़ेगा आकार घटेगा। बताओ परमाणु क्रमांक बढ़ा हुआ है ना तो आकार कम हो गया नहीं हो गया, परमाणु क्रमांक कम है तो आकार ज्यादा हो गया नहीं, समझ में आ रही बात। तो उस बेसिस पे देख लो, या फिर मैंने जो आपको बताया कि जेड इफेक्टिव जो है वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है P/E, इस बेसिस पे देख लो, वो आपकी इच्छा है कि कौन सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आता है। अब मान लीजिए मेरे पास
कुछ सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, जैसे मेरे पास एन ट्राई नेगेटिव है, ओ डाई नेगेटिव है, Na प्लस है, और मेरे पास बेटा एफ नेगेटिव है, और मेरे पास Ne है, Mg डाई पॉजिटिव है, Al पॉजिटिव है, ट्राई पॉजिटिव, 4 कार्बन 4 नेगेटिव है। इन्हें बात करते हैं। सबसे पहले मुझे इनमें सब में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या निकालनी है। अगर ये न्यूट्रल स्पीशीज है, जस्ट फील करो, नाइट्रोजन अगर न्यूट्रल स्पीशीज है तो इसका परमाणु क्रमांक होता है 7। तो अगर परमाणु क्रमांक 7 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी 7 है और प्रोटॉन भी 7 है, उदासीन है। लेकिन अब इस पर आ गया 3 माइनस, तो इसका मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए। तो इलेक्ट्रॉन 3 जब ग्रहण करे तो इलेक्ट्रॉन तो हो गए 10, प्रोटॉन 7 ही रहे। तो मैं यहां पर अगर बात करूं 7, 8, 11, 9, इसका कितना होता है बेटा नियोन का 10, इसका 12, इसका 13, इसका 6। अब अगर यहां पर देखो आप तो इसके बाहरी कक्षा में बेटा पहले इसके जो नाइट्रोजन था इसमें प्रोटॉन 7 थे, इलेक्ट्रॉन भी 7 थे, बट 3 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण कर लिए तो इलेक्ट्रॉन तो हो गए 10, प्रोटॉन हमारे 7 ही रहे। इसमें ओ डाई नेगेटिव में अगर मैं बात करूं तो पहले हमारे पास प्रोटॉन थे 8, इलेक्ट्रॉन भी 8 थे, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए तो इलेक्ट्रॉन तो हो गए 10, और हमारे पास बेटा प्रोटॉन कितने रहे, 8 ही रहे, राइट। इसमें अगर हम बात करें बेटा तो इलेक्ट्रॉन 11 थे, प्रोटॉन भी 11 थे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिया, प्लस सारे निकाल दिया, तो इलेक्ट्रॉन तो हो गए 10, लेकिन प्रोटॉन हमारे कितने रहे, 11 रहे, प्रोटॉन 11। यहां पर अगर हम देखें बेटा तो इलेक्ट्रॉन हो गए 10, लेकिन प्रोटॉन हमारे कितने रहे, 9 रहे। यहां पर अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन भी 10 है, प्रोटॉन भी 10 है, क्योंकि इस पर कोई चार्ज ही नहीं है, ना प्लस है ना माइनस, तो जो इसका परमाणु क्रमांक होगा वही प्रोटॉनों की संख्या होगी, वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। यहां पर अगर हम देखें तो इसमें जो हमारे पास है प्रोटॉन भी 12 थे, इलेक्ट्रॉन भी 12 थे, लेकिन जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए तो 2 की कमी हो गई, तो 12 में से 2 गए 10, तो इलेक्ट्रॉन तो बचे 10, लेकिन प्रोटॉन हमारे कितने बेटा, 12 है। यहां पर अगर आप देखो तो इलेक्ट्रॉन तो बचे 10, लेकिन प्रोटॉन हमारे पास कितने, 13। भाई आप सुनो, 13 प्रोटॉन थे, 13 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन 3 प्लस आ रहा है तो 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, तो 13 में से 3, इलेक्ट्रॉन तो 10 ही बचे। यहां पर देखो बेटा इसने 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, पहले 6 इलेक्ट्रॉन थे, 4 ग्रहण कर लिए तो 10 हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन है। और प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन कितने बेटा, 6। ये है हमारे पास, ये खूबसूरत तरीके से इसको देखो, प्यार से देखो, जैसे पहली बार आप किसी को देख रहे हो, और वो बहुत खूबसूरत ऐसे देखो, क्योंकि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत इंपोर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट। देख लिया। अब फील करो कि सभी स्पीशीज के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, मतलब ये सम इलेक्ट्रॉनिक है, सभी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। और अगर सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है तो जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता है वैसे वैसे त्रिज्या घटती है। तो सबसे छोटी त्रिज्या किसकी होगी, जिसका परमाणु क्रमांक सबसे ज्यादा होगा। सबसे बड़ी त्रिज्या किसकी होगी, जिसका परमाणु क्रमांक सबसे कम होगा। समझ में आ गई बात। और दूसरा तरीका मैंने आपको बताया है, भाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है तो प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी तो Z इफेक्टिव बढ़ेगा, और Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज घटेगा। देख लो प्रोटॉन सबसे ज्यादा किसमें है, उसका Z इफेक्टिव सबसे ज्यादा होगा तो सबसे छोटा साइज होगा। देख लो प्रोटॉनों की संख्या किसमें सबसे कम है, जिसमें सबसे कम Z इफेक्टिव सबसे कम, साइज सबसे बड़ा। तो बताओ किसमें है बेटा, कार्बन में। तो कार्बन का साइज सबसे बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा, इससे कम। देखो बेटा इससे कम प्रोटॉन देखो किसमें, इससे कम प्रोटॉन है नाइट्रोजन में, तो एन ट्राई नेगेटिव का। इससे कम प्रोटॉन देखो ओ डाई नेगेटिव में, 8 है बेटा, तो ओ डाई नेगेटिव का। इससे कम प्रोटॉन देखो एफ में 9 है, तो एफ नेगेटिव का। इससे कम प्रोटॉन देखो बेटा नियोन में, नियोन का। इससे कम प्रोटॉन देखो किसमें बेटा, सोडियम Na+ में। इससे कम प्रोटॉन देखो बेटा किसमें, Mg डाई पॉजिटिव में। इससे कम प्रोटॉन देखो किसमें, इससे कम, अरे इससे ज्यादा प्रोटॉन, यार सॉरी गलत बोल दिया, सॉरी। हाँ मैं कह रहा था कि सबसे कम प्रोटॉन इसमें, फिर इससे ज्यादा प्रोटॉन इसमें। प्रोटॉन बढ़ेंगे आकार घटेगा, प्रोटॉन बढ़ रहे हैं आकार घट रहा है, 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 प्रोटॉन बढ़ रहे हैं आकार घट। सबसे ज्यादा प्रोटॉन इसमें सबसे छोटा आकार है, सबसे कम प्रोटॉन इसमें सबसे बड़ा। अरेंज कर लोगे, समझ में आ गई बात आपको, बहुत ही
अच्छे तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है और समझ में आ भी गया होगा। अब अपने नोट्स पे चलते हैं। तो देखिए बेटा, हम आयनिक त्रिज्या की बात कर रहे थे। मैंने कहा उदासीन परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर आयन बनते हैं। बात हुई हमारी। परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलने पर धनायन, जब परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तब धनायन, और जब परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं तब ऋणायन बनते हैं। जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण होंगे तो ऋणायन बनते हैं। अच्छा, किसी परमाणु के आयन की त्रिज्या ही क्या कहलाती है? उसकी आयनिक त्रिज्या कहलाती है। तो आसान सी बात थी भाई। अब आगे देखो, आयनिक त्रिज्या की डेफिनेशन ये देनी है आपको। किसी आयन के नाभिक के केंद्र से, यानी कि नाभिक के सेंटर से, केंद्र से, वह प्रभावी दूरी, वह इफेक्टिव डिस्टेंस जहां तक नाभिक और इलेक्ट्रॉन क्लाउड पर अपना प्रभाव डालता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड पर जहां तक अपना प्रभाव डालेगा नाभिक, वो आयनिक त्रिज्या कहलाएगी। हमने कहा था एक्स किरणों की सहायता से क्रिस्टल में विपरीत आवेश वाले आयनों के बीच अंतर आयनिक दूरी ज्ञात कर लेते हैं। यानी कि विपरीत आवेशित आयन जो Na+Cl- है, इनके बीच अंतर आयनिक दूरी जो होगी वो एक्सरे डिफ्रैक्शन के थ्रू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। क्लियर है बात बेटा यहां तक? अच्छा, अब जब हमने फाइंड आउट कर ली तो किसी क्रिस्टल में धनायन तथा उसके निकटतम ऋणायन के बीच की दूरी को त्रिज्याओं के योग के बराबर होगी। जो ऋणायन और धनायन है उनके बीच की जो दूरी होगी वही त्रिज्या के योग के बराबर होगी। यदि किसी एक आयन की आयनिक त्रिज्या ज्ञात हो तो दूसरे आयन की आयनिक त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। एक की पता अगर दूसरे की निकालनी है तो निकाल सकते हैं। कैसे भाई? आयनिक त्रिज्या D बराबर होगा R प्लस प्लस R माइनस, जहां हमारे पास यहाँ पर R प्लस क्या है? धनायन की त्रिज्या, R माइनस क्या है? ऋणायन की त्रिज्या। ये सब बात मैंने बता दी। एग्जाम्पल भी ले लिया था वहां पर कि भाई एक्स किरण विवर्तन द्वारा NaCl क्रिस्टल में निकटतम Na प्लस तथा Cl माइनस आयनों के बीच की दूरी 276 pm ज्ञात की गई। यदि Na प्लस की त्रिज्या 95 pm हो तो भाई मैं बोल सकता हूं कि जो RCl माइनस होगा वो D माइनस RNA प्लस होगा। कैसे भाई? ध्यान सुनो, मैं इस पे फॉर्मूला लगाता हूं। D बराबर RNA प्लस प्लस RCl माइनस। मुझे RCl माइनस की त्रिज्या निकालनी है तो RCl माइनस क्या होगा? D माइनस RNA प्लस, D माइनस RNA प्लस। चेक करो। अब D माइनस मुझे पता है भाई कितना है? 276, और RNA प्लस कितना है? 95। यही तो है। तो D माइनस RNA प्लस, D मुझे पता है 276 माइनस 95 तो कितना आएगा? 181 pm। 181 pm। क्लियर है बात? आगे चलते हैं। अब हम बात करें बेटा धनायन की त्रिज्या के बारे में। तो धनायन की त्रिज्या मैंने आपको बताया था, सुनो। किसी उदासीन परमाणु के धनायन में परिवर्तित होने पर, कोई उदासीन परमाणु है, जब वो धनायन में परिवर्तित होता है तो कोषों की संख्या कम हो जाती है। उसमें से भाई कोषों की संख्या कम हो जाती है। जैसे Na को हमने धनायन में कन्वर्ट करा था, Na में 3 कक्षा थी, जब वो धनायन में कन्वर्ट हुआ तो 2 ही कक्षा रह गई थी। अतः शेष इलेक्ट्रॉनों पर नाभिकीय आकर्षण बढ़ जाता है। परिणाम स्वरूप धनायन का आकार अपने उदासीन परमाणु से कम होता है। जो धनायन का आकार है वो अपने उदासीन परमाणु से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अर्थात धनायन की त्रिज्या अपने जनक परमाणु, जैसे पेरेंट एटम बोलते हैं, उससे कम होती है। तो जो धनायन की त्रिज्या होगी ना वो अपने पेरेंट की त्रिज्या से क्या होगा? अपने पेरेंट एटम की त्रिज्या से क्या होगा? छोटा होगा, उसकी रेडियस। अच्छा, किसी तत्व का परमाणु 2 या 2 से अधिक धनायन बनाता है। अगर कोई परमाणु 2 या 2 से अधिक धनायन बना रहा है, जैसे मेरे पास Mg है, वो Mg प्लस भी बना सकता है और Mg डाई पॉजिटिव बना सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे Sn है बेटा, Sn डाई पॉजिटिव भी बना सकता है और Sn4 पॉजिटिव भी बना सकता है। तो अगर कोई एटम एक से ज्यादा धनायन बना रहा है, यानी कि 2 या 2 से अधिक धनायन बनाता है, तो उसके धनायनों की जो त्रिज्या है धनावेश बढ़ने के साथ घटती है। जैसे धनावेश बढ़ेगा त्रिज्या घट जाएगी, यानी कि इसका आकार बड़ा होगा और इसका आकार छोटा होगा। क्लियर है? ये बात भी हमने आपको समझा दी थी। अच्छा, एग्जाम्पल हमने लिया कि जैसे Na जो होता है वो 186 pm की त्रिज्या रखता है, जबकि Na प्लस 95 pm की त्रिज्या रखता है। तो आप देख रहे होंगे
कि Na की जो त्रिज्या है वो Na प्लस की त्रिज्या से अधिक होती है। सिंपल सी बात है। क्लियर है बात बेटा? इसको एक ऐसे तरीके से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि धनायन का आकार उसके मूल परमाणु से छोटा होता है, क्यों? तो आप यही रीजन लिखोगे कि धनायन का जो आकार है वो अपने मूल परमाणु छोटा होने का कारण क्या है, इसमें आपको आंसर यही लिखना है। क्लियर है बात बेटा? आगे चलते हैं। ऋणायन की त्रिज्या, ऋणायन की त्रिज्या की अगर हम बात करें तो किसी उदासीन परमाणु के ऋणायन में परिवर्तित होने पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। आप जानते हो कि Cl माइनस, Cl जब Cl माइनस में कन्वर्ट हुआ तो Cl में 17 इलेक्ट्रॉन थे, Cl माइनस में 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो जब कोई ऋणायन, जब कोई एटम ऋणायन में कन्वर्ट होता है, यानी कि जब कोई उदासीन परमाणु ऋणायन में कन्वर्ट होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। फलस्वरूप कक्ष के इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच आकर्षण बल कम हो जाता है। क्लियर है? अर्थात इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण बढ़ने से अंतिम कक्ष का आकार बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण बढ़ने से ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको प्रतिकर्षित करा, दूर जाएंगे और दूर जाने से आकार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिससे ऋणायन की त्रिज्या बढ़ जाती है। क्लियर है बात बेटा? तो आगे देखो, किसी परमाणु के ऋणायन पर ऋणावेश की मात्रा जितनी अधिक होगी, कोई ऋणायन है उस पर ऋणायन की मात्रा जितनी ज्यादा होगी, जैसे किसी पे 1 माइनस है, किसी पे 2 माइनस, किसी पे 3 माइनस है, जितनी ज्यादा माइनस होगा उसकी आयनिक त्रिज्या उतनी ही ज्यादा होगी, वो उतने ज्यादा नेगेटिव होगा, वो उतने ज्यादा क्या होगा बेटा, नेगेटिव होगा। क्योंकि ऋणावेश बढ़ने पर बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी। भाई ऋणावेश बढ़ेगा तो बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी, जिससे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण बढ़ेगा, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण बढ़ेगा तो साइज बढ़ जाएगा, जिससे नाभिक आवेश कमान कम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ेगा तो नाभिक का आवेश कम हो जाएगा। क्लियर है बात? ये भी कॉन्सेप्ट मैं पीछे समझा चुका। आगे चलते हैं। जैसे आप उदाहरण में देख सकते हो कि Cl परमाणु की जो त्रिज्या है वो Cl माइनस से कम होती है, यानी कि जो RCl है वो छोटी त्रिज्या रखता है RCl माइनस से। और भी ले सकते हो, एग्जाम्पल सेकंड भी ले सकते हो बेटा, कि जो हमारे पास O डाई नेगेटिव, O नेगेटिव, O की त्रिज्या, अगर मैं इनकी त्रिज्या का ऑर्डर लिखूं तो जो RO डाई नेगेटिव की त्रिज्या होगी वो बड़ी होगी RO माइनस से, और RO माइनस की त्रिज्या बड़ी होगी RO से। तो जैसे जैसे नेगेटिव बढ़ता जाएगा त्रिज्या बढ़ती जाएगी। ये बात भी हमने डिस्कस कर ली। आगे चलते हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज या सम इलेक्ट्रॉनिक आयन की त्रिज्या, आइसो इलेक्ट्रॉनिक रेडियस, यानी कि रेडियस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन, जो भी आप कह सकते हो। क्या बताया मैंने बेटा, सम इलेक्ट्रॉनिक आयन किसे कहते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है उन्हें सम इलेक्ट्रॉनिक आयन कहते हैं। जैसे आप देख सकते हो वह तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है सम इलेक्ट्रॉनिक आयन कहलाते हैं। क्लियर है बात? सम इलेक्ट्रॉनिक से ही पता चल रहा है कि भाई जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, समान होगी। सम इलेक्ट्रॉनिक आयनों में परमाणु क्रमांक बढ़ने पर आकार छोटा होता जाता है। जैसे जैसे बेटा सम इलेक्ट्रॉनिक आयनों में जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है वैसे वैसे आकार छोटा होता जाता है। आकार मतलब त्रिज्या छोटी होती जाती है। ये बात हमने करी है। तो कुछ उदाहरण हमने लिए हैं, जैसे कुछ सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की त्रिज्याओं का क्रम है। जैसे मैंने आपको बताया C4 नेगेटिव की त्रिज्या सबसे बड़ी होगी, एन ट्राई नेगेटिव, भाई नेगेटिव बढ़ेगा ना तो त्रिज्या बढ़ेगी। तो 4 नेगेटिव की त्रिज्या सबसे बड़ी एन ट्राई नेगेटिव से, इसकी बड़ी O डाई नेगेटिव से, इसकी बड़ी F नेगेटिव से, इसकी बड़ी Ne से, Na प्लस। जैसे धनायन बनेगा त्रिज्या छोटी होती जाएगी, तो Na प्लस की त्रिज्या बड़ी Mg डाई पॉजिटिव, Mg डाई पॉजिटिव की बड़ी Al ट्राई पॉजिटिव। ये बात भी मैंने आपको समझा दी। क्लियर बात बेटा? आगे चलते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित स्पीशीज में किसकी त्रिज्या अधिकतम तथा किसकी त्रिज्या न्यूनतम होगी। ये मेरे पास स्पीशीज दे रखी है और मुझे बताना है कि इनमें से किसकी त्रिज्या अधिकतम है और किसकी त्रिज्या न्यूनतम। मेरे पास है Mg प्लस डाई पॉजिटिव, Al और Al ट्राई पॉजिटिव। यही तो है बेटा, जल्दी बताओ। अच्छा, मैंने आपसे कहा था कि जब हम आवर्त में चलते हैं, बाएं से दाएं चलते हैं, तो परमाणु आकार घटता है, छोटा होता है। मैग्नीशियम यहां आता है, एल्यूमिनियम यहां आता है, तो जब मैं ऐसे चलूंगा तो आकार घटेगा, आकार घटेगा। तो इन दोनों में से सबसे बड़ा आकार किसका होगा? Mg का होगा। तो भाई मेरे पास Mg का आकार बड़ा होगा। अब आप जानते हो धनायन की त्रिज्या तो हमेशा मूल परमाणु से छोटी होती है, तो यानी कि इसका आकार बड़ा होगा किससे? एल्यूमिनियम से, एल्यूमिनियम से। अब बात करते हैं इन दोनों में, इन दोनों में किसका आकार बड़ा होगा? भाई जैसे धनायन बढ़ता जाएगा त्रिज्या छोटी होती जाएगी।
तो हम जानते हैं अगर ये सम इलेक्ट्रॉनिक आयन है तो परमाणु क्रमांक बढ़ने से त्रिज्या छोटी होती है, आकार छोटा होता है। तो अगर ये सम इलेक्ट्रॉनिक आयन है तो इसका परमाणु क्रमांक बेटा क्या होगा, 13, और इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा, यानी कि प्रोटॉन कितने होंगे बेटा इसके, 12। तो जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो त्रिज्या क्या होगी, छोटी होगी। तो इसका मतलब Mg डाई पॉजिटिव की त्रिज्या बड़ी, किससे बड़ी बेटा, Al ट्राई पॉजिटिव से। तो मैं कह सकता हूं कि मेरे पास इन चारों स्पीशीज में से सबसे छोटी त्रिज्या तो किसकी है, Al ट्राई पॉजिटिव की। सबसे छोटा आकार Al ट्राई पॉजिटिव का, सबसे बड़ा आकार किसका होगा, Mg का होगा। रीजन मैं बता चुका हूं। तो आंसर देखो, आवर्त में बाएं से दाएं ओर बढ़ने पर परमाणु त्रिज्या का मान घटता है। जैसे जैसे आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ेंगे परमाणु त्रिज्या का मान घटता है। धनायन का आकार उसके जनक परमाणु, यानी कि जो धनायन का आकार होता है उसके जनक परमाणु की तुलना में छोटा होता है। उसके जनक परमाणु की तुलना में क्या होता है, छोटा होता है। अगर मैं बात करूं सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में, तो अधिक नाभिक के आवेश वाली स्पीशीज की त्रिज्या छोटी होती है। सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में जो अधिक नाभिक के आवेश वाली स्पीशीज है उसकी त्रिज्या क्या होगी, छोटी। अधिक नाभिक के आवेश किसका ज्यादा होगा, जिसमें प्रोटॉन ज्यादा होंगे। ये बात हो चुकी है। तो मैं बोल सकता हूं अतः अधिकतम आकार वाली स्पीशीज तो है Mg अधिकतम, तथा न्यूनतम आकार वाली स्पीशीज क्या बेटा, Al ट्राई पॉजिटिव होगी। आंसर आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। हमारे पास अब नीट के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, हमारे पास नीट 2024 का क्वेश्चन है जो नीट 2024 में आया। क्या कहता है बेटा क्वेश्चन, द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस। मुझे बताना है त्रिज्या के घटते क्रम, परमाणु त्रिज्या के घटते क्रम, LIBBC, मतलब मुझे LIBBC इनको परमाणु त्रिज्या के घटते क्रम में करेक्ट ऑर्डर बताना, इनमें से कौन सा सही है। अगर मैं इनको परमाणु त्रिज्या के ऑर्डर में रखूं तो आप मुझे बताइए, लिथियम के बाद बेरिलियम आता है, बेरिलियम के बाद बोरोन आता है, बोरोन के बाद कार्बन आता है। और जब हम आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं, ऐसे चलते हैं बाएं से दाएं, तो त्रिज्या घटती जाती है। इसका मतलब सबसे बड़ी त्रिज्या लिथियम की, फिर बेरिलियम की, फिर बोरोन की, और सबसे छोटी कार्बन की। तो ये ऑर्डर मेरा सही है, बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर है। चेक करो कौन सा मैं, बेरिलियम की ज्यादा नहीं भाई, लिथियम की ज्यादा, लिथियम की ज्यादा, बेरिलियम से बेरिलियम की, कार्बन से कार्बन की, ये बिल्कुल सही है। कार्बन की तो ज्यादा हो ही नहीं सकती भाई, लिथियम की ज्यादा है कार्बन से नहीं, कार्बन की ज्यादा लिथियम की ज्यादा है कार्बन से बिल्कुल, बट कार्बन की बेरिलियम से ज्यादा, ये भी बात नहीं है। तो इसका मतलब हमारा सेकंड आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं। 2023 का क्वेश्चन है बेटा, क्या कहता है क्वेश्चन, द एलिमेंट एक्सपेक्टेड टू फॉर्म लार्जेस्ट आयन टू अचीव द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। मतलब इनमें से कौन सा आयन लार्जेस्ट साइज रखता है, लार्जेस्ट आयन, हाँ लार्जेस्ट साइज रखता है, और लार्जेस्ट साइज रखने के बाद वो नियरेस्ट नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करता है। कौन सा ऐसा आयन है। तो मेरे पास अगर मैं आयन में कन्वर्ट करूं तो F नेगेटिव है, N पे ट्राई नेगेटिव होता है, N पे एक पॉजिटिव होता है, O पे डाई नेगेटिव होता है। सबके सब नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं। क्लियर है बात। अब मुझे बताओ इनमें से सबसे लार्जेस्ट आयन कौन सा होगा, सबसे बड़ा आयन जिसका आकार सबसे बड़ा होगा वो कौन होगा। तो मैंने कहा था जैसे नेगेटिव बढ़ता जाता है, अगर सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, ये सब के सब सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, तो जैसे जैसे आकार जैसे जैसे माइनस बढ़ता जाता है वैसे वैसे आकार बढ़ता जाता है। अरे अरे उसी में बात कर लेते हैं परमाणु क्रमांक के ऑर्डर पे। क्या हो गया इसमें, आप देखो बेटा यहां पर इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन 9, इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन 7, इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन 11, प्रोटॉन 11, इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन 8। तो भाई मैं कह रहा हूं कि हमारे पास ये सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, और जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है उनमें परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ हमारे पास साइज घटता है। परमाणु क्रमांक सबसे ज्यादा किसका है, इसका, तो सबसे बड़ा साइज इसका होगा। मुझे बताना है, सबसे छोटा साइज इसका होगा, क्योंकि परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साइज घटता है, तो सबसे छोटा साइज इसका होगा। परमाणु क्रमांक सबसे कम किसका है, इसका है, तो सबसे आकार बड़ा इसका होगा। तो हमारे पास आंसर कौन सा होगा बेटा, नाइट्रोजन। आंसर कौन सा होगा, नाइट्रोजन। क्लियर है बात। आगे चलते हैं। क्वेश्चन थर्ड देखना बेटा क्या कहता है, नीट 2021 का क्वेश्चन क्या कहता है, फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स टू ऑफ आयंस व्हिच वन इज द नॉट एन आइसोइलेक्ट्रिक।
ध्यान सुनो बेटा, वो कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो पेयर्स है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है सम इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक। मुझे बताना है इनमें से कौन सा पेयर सम इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। अब सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। तो ओ डाई नेगेटिव और एफ नेगेटिव, भाई परमाणु क्रमांक 8 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे 10 हो गए इलेक्ट्रॉन। परमाणु क्रमांक 9 होता है, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे 10 हो गए, तो ये तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। ये तो हमारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा। मुझे बताना है कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाला पेयर नहीं है। तो ये तो है, ये तो आंसर नहीं है हमारा, ये तो गलत हो गया। Na प्लस एमजी डाई पॉजिटिव, Na प्लस और एमजी डाई पॉजिटिव, भाई Na का 11 होता है, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए तो 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। 12 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए तो 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। मतलब ये भी हमारा क्या होगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा, मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं है। Mn डाई पॉजिटिव और Fe ट्राई पॉजिटिव, इसमें बेटा मैग्नीज का परमाणु क्रमांक 25 और इसका 26, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए इसने, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए तो इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 23। इसने 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए 26 में से, तो इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 23। मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं है क्योंकि ये भी हमारा क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। लेकिन अगर मैं यहां पर बात करूं तो Fe डाई पॉजिटिव और Mn डाई पॉजिटिव की, तो Fe डाई पॉजिटिव और Mn डाई पॉजिटिव, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने बेटा, Mn डाई पॉजिटिव में 23, 2 इलेक्ट्रॉन निकालो और यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकालो, 26 में 2 गए तो 24। मतलब ये हमारा क्या होगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं होगा, इसलिए ये हमारा आंसर होगा। क्लियर है बात, आगे चलते हैं। क्वेश्चन 4 नीट 2015 का क्वेश्चन है। क्या कहता है बेटा, द स्पीशीज आर्गन है, के प्लस है, कैल्शियम से डाई पॉजिटिव है, कंटेन द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनमें सभी के अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। मतलब मैं बोल सकता हूँ ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, सम इलेक्ट्रॉनिक है। वो कह रहा है कि इन विच ऑर्डर ऑफ देयर रेडियाई इंक्रीज, मुझे इनको इंक्रीजिंग रेडियस के ऑर्डर में रखना है, त्रिज्या के बढ़ते क्रम में रखना है। तो अब अगर मैं त्रिज्या के बढ़ते क्रम में इनको रखूं, किसको भाई, आर्गन को और पोटेशियम को और कैल्शियम को, तो आपको पता है यार पॉजिटिव बढ़ेगा तो त्रिज्या घटेगी, तो इसका मतलब सबसे कम पॉजिटिव तो आर्गन पे है ही नहीं, तो सबसे बड़ा आकार तो इसका होगा, उससे कम किसका होगा, पोटेशियम का सबसे कम किसका होगा, कैल्शियम का। ये रहा ऑर्डर, देख लो, ये है नहीं है, कैल्शियम ये है नहीं, पोटेशियम नहीं है, ये रहा, डी आंसर होगा। भाई सबसे बड़ी त्रिज्या किसकी होगी, आर्गन की होगी। रीजन आपको बताया क्योंकि सम इलेक्ट्रॉनिक है, और अगर ये सम इलेक्ट्रॉन मतलब इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, तो इसका प्रोटॉन कितना होगा, 18, इसका प्रोटॉन कितना होगा, 19, इसका कितना होगा, 20। तो जैसे प्रोटॉन बढ़ेगा साइज घट जाएगा, प्रोटॉन कम है तो साइज ज्यादा है, प्रोटॉन ज्यादा है तो साइज कम है, तो इसलिए ऑर्डर में अरेंज कर सकता। क्लियर है बात, आगे चलते हैं। हाँ, तो नीट 2014 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान सुनो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स, हमें ऑर्डर्स नीचे ऑर्डर्स दिए गए हैं ऑफ आयनिक रेडियाई, आयनिक त्रिज्या का, तो मुझे बताना है इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड, कौन सा ऑर्डर बिल्कुल सही है, करेक्टली है, कौन सा सही है। तो ध्यान देखते बेटा, Na पॉजिटिव है, F नेगेटिव है, O डाई नेगेटिव, इनको रेडियस के मुझे ऑर्डर में रखना है। और कैसे ऑर्डर में रखना है, अगर ये बढ़ता क्रम है तो मुझे बताना क्या ये ऑर्डर सही है क्या। अब मुझे बताओ इनमें से सबसे बड़ी त्रिज्या किसकी होगी, जिस पे माइनस ज्यादा होगा सबसे, और माइनस ज्यादा किस पे, O पे, तो O डाई नेगेटिव ज्यादा होगा F नेगेटिव से, और F नेगेटिव ज्यादा होगा Na प्लस से, तो ये तो गलत है बेटा। यहाँ तो Na प्लस की रेडियस ज्यादा दिखा रखी है, जबकि रेडियस ज्यादा होगी किसकी, O डाई नेगेटिव की, मतलब ये गलत। इसमें अगर हम बात करें F नेगेटिव O डाई नेगेटिव Na प्लस, तो क्या F नेगेटिव की रेडियस ज्यादा होगी, नहीं होगी भाई, एक ही तो बात थी, इनका ऑर्डर तो ये आने वाला है, ये होना चाहिए था, लेकिन यहाँ F नेगेटिव की दिखा दी इसमें, मतलब ये भी ऑर्डर गलत है। यहां पर बात करते हैं Al ट्राई पॉजिटिव, Mg डाई पॉजिटिव और N ट्राई नेगेटिव, इसमें मुझे बताओ सबसे बड़ा साइज किसका होगा, जिसमें नेगेटिव ज्यादा, तो इसका मतलब N ट्राई नेगेटिव का साइज सबसे बड़ा होना चाहिए Mg डाई पॉजिटिव से, और Mg डाई पॉजिटिव का साइज बड़ा होना चाहिए Al ट्राई पॉजिटिव से। क्या ये वाला ऑर्डर दे रखा है क्या, नहीं दे रखा भाई, ये भी गलत। इसका मतलब नन ऑफ द अबव, इसका कोई भी आंसर सही नहीं है, उपरोक्त में से कोई भी नहीं है भाई। तो आई होप कि आपने कॉन्सेप्ट सीखे होंगे और पढ़े होगा, अच्छे से समझे भी होंगे, और आपके जो प्रॉब्लम्स है, जो भी प्रॉब्लम्स होगी इस टॉपिक से रिलेटेड, वो भी क्लियर होगी। तो बेटा अगर आपको इसमें कोई डाउट आया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।